Hello students, I hope you all are prepared yourself for your accountancy exam which is on Monday, right? तो मैंने जैसे आपको बताया था और हर बार की तरह जैसे बिजनेस स्टडीज में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिला, फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इवन दैट बिजनेस स्टडीज में बच्चों के कमेंट भी आए कि सर जो आपने लाइव सेशन में लिया था और जो आपकी वीडियोस हम लोग देख गए बस उसी में से ही आ गया। मैं फिर डेफिनेटली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ कि अभी जो जितनी मेरी वीडियोस आप देख लोगे ना बस इसमें से सफिशिएंट है, इतने में से आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। दैट आवर टारगेट इज फॉर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स, राइट? So here in this time we are started from chapter number 1 means fundamentals of partnership। तो आज हम लोग अपना पार्टनरशिप का फंडामेंटल शुरू करने जा रहे हैं, जो एक इतनी छोटी सी वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर लगभग कवर अप किया है। इसकी एक वीडियो मतलब इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं उसको आपको लाइव सेशन में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए और मेरे पास स्पेस भी नहीं था कि मैं और ज़्यादा उसके बाद लिख पाता। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने सारा का सारा इसके अंदर कवर अप किया है। अगर आप इसको देख लोगे ना फिर एक बार पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करके देखिएगा, बहुत आराम से आप लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो लेट अस स्टार्ट, बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को एक टाइप ऑफ वायरल कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ पक्का दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू सी। देखो आज हम लोग अपना पार्टनरशिप का फंडामेंटल यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्टनरशिप के फंडामेंटल में सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। यस, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, देख लेते हैं एक बारी। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, ये पर्सन्स के बीच का रिलेशन है, हु आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, ऑफ द बिजनेस, किसका, बिजनेस का, कैरीड ऑन बाय ऑल, सारे लोग मिलकर करेंगे, और एनी ऑफ देम, या फिर उनमें से कोई एक या कोई दो या कोई तीन, एक्टिंग फॉर ऑल, लेकिन सब पर लागू होगा। आपको पता होगा ना कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, और अनलिमिटेड लायबिलिटी जो होती है उसका डर लोगों के अंदर होता है कि अगर पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होने की वजह से पार्टनर्स के घर की प्रॉपर्टीज भी बिक जाती हैं, अगर आपने क्या ले रखा है, डेप्ट ले रखा है तो। लेकिन इसीलिए एक नया टर्म आया है जो मैंने यहाँ पे अलग से शो करके दिखाया है, LLP एक्ट 2008 विच इज इम्प्लीमेंटेड इन 2009। देखो जो LLP एक्ट है वो 2008 है, इसका मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक्चुअली ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड बनाती है, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी को क्या बनाती है, लिमिटेड बनाती है। इसलिए अब जो बेस्ट फॉर्म है, मेरे को लगता है ये वाला बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि कंपनी और पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन है ये, इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड नहीं होती। पार्टनर्स का घर नहीं बिकेगा, पार्टनर्स की खुद की पर्सनल प्रॉपर्टीज नहीं बिकेंगी, इसलिए दिस इज कॉल्ड LLP। इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। पार्टनरशिप क्या है, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। क्या है, ये रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे लोग मिलकर बिजनेस करेंगे या उनमें से कोई एक बिजनेस करेगा, कुछ लोग बिजनेस करेंगे, लेकिन एक्ट सब पर होगा। जैसे हमने पढ़ा था ना 11th क्लास में पार्टनरशिप, जो सेकेंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर था, उसमें पार्टनरशिप था, उसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो दैट इज व्हाट कि वो क्या होता है, एक्टिंग फॉर ऑल होता है, मींस लायबिलिटीज अनलिमिटेड सभी पार्टनर्स की होती हैं। ठीक है, ओके। तो अब शुरू करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया जो पार्टनर्स हैं अकॉर्डिंग टू 19 पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है, कौन सा लगता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इससे कहता है कि मिनिमम पार्टनर्स जो हैं वो 2 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, 50। बहुत सारे बच्चों को अलग अलग बुक्स में कंफ्यूजन हो रहा है, सर क्या कैसे लिखना है। आपको बेसिकली भाई ये चीज़ याद करनी है, भूल जाओ सारी चीज़ों को, सिर्फ ये चीज़ याद रखो, मिनिमम पार्टनर्स 2 एंड मैक्सिमम 50। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर एक्ट के हिसाब से। फिर आता है पार्टनरशिप एक्ट, तो हमने पढ़ा 1932 है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने फीचर्स की, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आएंगे तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा, जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर अप हो जाना चाहिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी शो करूंगा। इस वाली वीडियो में सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है आप सभी लोगों के लिए। तो हमारा पहला फीचर है 2 और मोर
पर्सन्स या फिर पार्टनर्स। भाई कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो चलेगा कैसे, जब कम से कम 2 जने तो होने ही चाहिए ना। तो किसी पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए हमने बोला 2 और मोर पार्टनर्स। फीचर पहला क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, और एट कौन सा लगेगा, यही मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। ठीक है। सेकेंड फीचर है प्रॉफिट शेयरिंग। जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टनर्स ज्वाइन हुए हैं फर्म के लिए, तो ये क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे या फिर लॉसेस को शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी शेयर करा जाएगा इन एन एग्रीड रेशियो, वॉट एवर द रेशियो दे आर फिक्स, राइट। आगे एग्रीमेंट, इन लोगों के बीच में क्या होता है, थर्ड हमारा फीचर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या, देखो मेरे को लगता है कि बिना एग्रीमेंट के शायद इस टाइम पे कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। हमको पहले ही एग्रीमेंट कर लेना चाहिए कि क्या बेस्ट है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में पहले से ही सोच लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम एग्रीमेंट की बात करने जा रहे हैं वो है एक एग्रीमेंट, जो रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, कि वो किस तरीके से प्रॉफिट को शेयर करेंगे। क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, क्या आईओसी मिलेगा, क्या आईओडी मिलेगा, ये सारा का सारा शेयर करना, इसे हम क्या बोलते हैं, एक एग्रीमेंट बोलते हैं बिटवीन द पार्टनर्स। फिर आता है म्यूचुअल एजेंसी। अभी म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी का बेटा बेसिकली मतलब है कि जो पार्टनरशिप है वो एक म्यूचुअल एजेंसी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पार्टनर्स काम करते हैं, और म्यूचुअल एजेंसी मतलब सब लोग कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। कैसे करते हैं, कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। क्या है ये, म्यूचुअल एजेंसी है। ये म्यूचुअल एजेंसी कैसे है, सारे पार्टनर्स कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, और किसी एक ने भी कुछ किया तो सब पर एक्ट होगा, राइट ना। इसलिए ये क्या है, म्यूचुअल एजेंट हैं आपस में एक दूसरे के, इसलिए इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, राइट। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। और लास्ट है लॉफुल बिजनेस। ये कहता है कि जो बिजनेस आप सब लोग ज्वाइन हुए हो किसी बिजनेस के लिए, वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या होता है, मीन्स दैट बिजनेस शुड बी इलीगल, शुड नॉट बी लीगल। वो इलीगल नहीं होना चाहिए, शुड बी लीगल। क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। मतलब जैसे इलीगल बिजनेस, चरस, गांजा, ये सब चीज़ें हमको, इन सब चीज़ों के बिजनेसेस नहीं करने हैं, है ना। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा और फिर कोई पार्टनरशिप होगा ही नहीं, वो तो पूरा का पूरा कंप्लीटली बिजनेस ही इलीगल हो जाएगा, राइट। इसलिए वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब देखो बहुत सारा पार्ट दिख रहा है ना, भरा 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 भरा। बस इस सारा का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट ना, मतलब बिल्कुल निकाल के आप सब लोग लेकर आए होंगे। रेडी टू खाना है, जैसे होता है ना रेडी टू कुक वाला चीज़, कि बस बनी बनाई मिले तुरंत खा लो, बस यही है यहाँ पर। बस जो बोलते जा रहा हूँ देखते जाओ और तुरंत इसको माइंड में फीड करते जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। और बहुत अच्छा होगा एग्जाम। पार्टनरशिप डीड, रिटन एग्रीमेंट फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स और बिटवीन द पार्टनर्स। एक रिटन एग्रीमेंट है, रिटन में कि प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई आईओसी मिलना है क्या कोई आईओडी देंगे, इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग डिफाइन करते हैं। पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, पार्टनर्स के ऑक्यूपेशंस, बिजनेस का जो एड्रेस है, बिजनेस का नेचर क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड है। क्या ये पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी है, नो। पार्टनरशिप डीड का होना कंपल्सन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं करी है तो वो कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। तो देखिए, पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, पार्टनरशिप डीड का होना कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट, आईओडी, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट इफ डेबिट्स इज नॉट गिवन रेंट 6.12। मतलब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम आईओडी के बारे में बात करेंगे, तब तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड हुई नहीं है। मतलब 2 दोस्त थे, मैं और एक मेरा दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग। हमने सोचा क्या है, हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं बचपन से, जैसे ना चड्डी फ्रेंड्स हैं, चड्डी बड़ी हैं, तो दैट इज़ व्हाट कि वो जो फ्रेंड है उस पर कभी मैंने को सोचा नहीं कि वो हमें पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट भी है। वो जो खाता है मैं खा लेता हूँ, उसके घर पे जो बनता है वो मैं खा लेता हूँ, ऐसा कुछ भी। हम लोग बहुत ही अच्छे से सब कुछ शेयर करा करते थे। लेकिन जब पार्टनरशिप हम पार्टनरशिप बिजनेस में आ गए तो वहाँ पर हम लोग के बीच में डिस्क्रिमिनेशंस आ गए।
अब वो जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो कब सॉर्ट आउट होंगे, जब पार्टनरशिप डीड हुई होगी। अगर पार्टनरशिप डीड के साथ बिजनेस शुरू करते हो तो सबसे बेस्ट है कि पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी है ना। क्यों कंपलसरी है, मतलब ऐसा नहीं कि एक्ट कहता है कंपलसरी है, एक्ट तो कहता है कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के लिए कंपलसरी की पहले से डिसाइड कर लो कि तुझे कितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा होने पर सिचुएशन में क्या क्या होगा, लॉस कैसे बटेगा, सैलरी कैसे बटेगी, किसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किससे कम प्रॉफिट होगा, किसने ज़्यादा कैपिटल लगाई, किसने कम कैपिटल लगाई, कौन रोज काम करेगा, कौन रोज नहीं काम करेगा, कौन रोज आएगा, कौन रोज नहीं आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कभी किसी पार्टनर्स कोई पार्टनरशिप फर्म हो और जहाँ पे एग्रीमेंट ही ना हुआ हो, पार्टनरशिप डीड ही नहीं हुई हो, तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, एब्सेंट होती है, तब कौन से प्रोविजंस लगते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आईओसी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, हम बोलेंगे नो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। तो आईओडी दिया जाएगा, हम बोलेंगे नो, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। कमीशन दिया जाएगा, हम बोलेंगे नो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। सैलरी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, क्यों, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। प्रॉफिट दिया जाएगा, या प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो प्रॉफिट इक्वली बटेगा, चाहे एक बंदे ने 50,000 कैपिटल लगाई हो और एक बंदे ने 50 लाख लगाई हो, तब भी प्रॉफिट इक्वली बटेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है तो। इंटरेस्ट ऑन लोन, IOL, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसके बदले में कितना रुपए इंटरेस्ट देगा, 6% का। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उसे कितने परसेंट का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, 6% पर एनम का लोन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप इसके ऊपर भी क्वेश्चन बिल्कुल बन के आने वाला है, पक्की बात है, इसको भी आप ढंग से देख लीजिएगा। फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक्चुअली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो सारे फॉर्मेट्स मैं अगले वाली वीडियो में बना के दिखाऊंगा आपको। अभी यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब कैपिटल दो प्रकार की होती हैं, एक फिक्स कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर किसी फर्म में या किसी क्वेश्चन में दे रखा हो फिक्स कैपिटल है तो हाउ मेनी अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड, तो आप बोलोगे 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। क्या, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल्स आती हैं, करंट अकाउंट में वो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो पार्टनर्स को मिलने वाली हैं, जब जो पार्टनर का फर्म को देने वाला है, वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, करंट अकाउंट के अंदर आएगा। लेकिन अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग दे रखी है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब है कि कैपिटल्स जो है फ्लक्चुएटिंग है, चेंजेबल है, इसलिए सिर्फ एक ही अकाउंट बनाओगे जो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी उसी में डालोगे, IOD भी उसी में डालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसी में डालोगे, सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन तो सॉरी नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन तो P&L में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब किस में आएगा बेटा, सब कुछ कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। मतलब कहने का सिंपल छोटा सा मतलब ये है, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सारा का सारा काम पार्टनर्स कैपिटल में होगा, और फिक्स्ड है तो कैपिटल यहाँ पे आने के बाद बाकी सबका सामान किस में आ जाएगा, करंट अकाउंट में आ जाएगा। इवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑल्सो कम इन द कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग किस में आती है, कैपिटल अकाउंट में आती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बहुत वर्ड सुना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्या है ना। और एक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कुछ ऐसे खर्चे जो कि होंगे ही होंगे, और जो किस में आएंगे, P&L अकाउंट में आएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं। आपने बहुत बार देखा होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो P&L में अकाउंट बनता था, फिर P&L एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर करंट अकाउंट। तो ये P&L अकाउंट कब बनाया जाता है, वो बनाया जाता है जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पार्टनर्स को नहीं मिल रही हैं, लेकिन किनको मिल रही हैं, पार्टनर्स के अलावा, जैसे मैनेजर को मिल रही हैं, है ना, या फिर रेंट है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, वो जैसे दे रखा है मैनेजर कमीशन, रेंट, ये सब क्या होता है, P&L अकाउंट में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, P&L अकाउंट में डाले जाते हैं। किस में अकाउंट में डाले जाते हैं, P&L में। और क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने से पहले, मतलब आपने पढ़ा होगा ना 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर P&L अकाउंट बनाते थे। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम इनको ये सब चीज़ों को माइनस करते हैं, तब हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा, जो P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा। तो इसलिए अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो P&L में जाएगा, और प्रॉफिट में से पहले ये बटेगा। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो तो भी बटेगा। ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में से जो चीज़ें दी जाएंगी वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सब क्या है, ये हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब एक्चुअली क्या करना है इसमें, देखो अगर हम इसकी यहाँ पर बात करें तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो फोकस करने वाले हैं वो ये है कि ऐसी चीज़ें जो पार्टनर्स को मिल रही हैं तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में डाल देते हैं, और जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले डाली जाती हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, उन्हें हम किस में डालते हैं, P&L अकाउंट में, जो बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन मतलब मैनेजर कमीशन भी दो टाइप के होते हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो जितना भी परसेंटेज होगा उसी को नीचे भी ऐड करोगे। अगर 5 है तो 5/105, 10 है तो 10/1010, मतलब 110 सॉरी 10/110, 5/105, 8/108। अगर क्या है आफ्टर चार्जिंग है, लेकिन अगर बिफोर चार्जिंग दे रखा है तो नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे 5/100, 10/100, 120/100। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या है, वो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में आता है। कहाँ आता है, P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में आता है। इफ डेट इज नॉट गिवन, लेकिन अगर डेट गिवन नहीं है कि हमने ड्राइंग कब करी है, पूरे साल में कब निकाली, किस तारीख को निकाली, तो हम ड्यूरिंग द ईयर मानते हैं, मतलब कभी भी निकाली हमने, तो उसमें क्या यूज करेंगे, 6% यूज करेंगे। कितना परसेंट यूज करेंगे, 6% यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे आपने निकाला है मंथ, हर मंथ की बिगिनिंग में तो 6.5/12, हर मंथ की मिडिल में तो 6/12, हर मंथ के एंड में तो 5.5/12, हर महीने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5/12, हर क्वार्टर के मिडिल में 6/12 सॉरी, एंड एंड में 4.5/12। हर हाफ ईयरली में निकाल रहे हो, लेकिन बिगिनिंग में तो 9/12, मिडिल में 6/12 और एंड में 3/12। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारा का सारा पार्ट हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब हमारा क्या रह गया है, सिर्फ एक वो वाला पार्ट कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है, क्योंकि देखो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलेगा। अगर बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो तो पहले देख लेना कि ओपनिंग कैपिटल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, देखो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी, उस क्लोजिंग कैपिटल में इसमें इक्वल्स टू लगा देते हैं। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। अगर कोई कैपिटल हमने अलग से ऐड करी थी तो एडिशनल कैपिटल, उसमें ऐड करोगे आप ड्राइंग, जो ड्राइंग करी गई होगी उसे ऐड करेंगे, और जो भी प्रॉफिट है उसे माइनस कर दोगे। क्योंकि जो चीज़ हम इसका ऑपोजिट भी कर लोगे तो क्या निकल आएगा, क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। तो यही क्या है, ये सिस्टम, ये फॉर्मूला है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो न्यूमेरिकल भी हम लोग देखते हैं कि ये इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, बेसिकली समझने वाला पार्ट क्या है, राइट। तो देखो सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं हम, आज जो बात करने वाले चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उस एडमिशन ऑफ पार्टनर में द डेफिनेशन है, इट इज ट्रीटेड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड्स एंड न्यू एग्रीमेंट्स बिगिन। मीन्स एक्चुअली क्या है, एडमिशन जो है ना पार्टनर का, ये एक्चुअली रिकॉन्स्टिट्यूशन है फर्म का। जैसे आपने देखा होगा जब कोई पार्टनर नया एडमिट होता है तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, मीन सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूट करते हैं। फिर नया एग्रीमेंट होता है, नया प्रॉफिट शेयर रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो दैट इज ऑल कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्या करते हैं हम लोग इसमें, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। आई होप कि अब आपको एडमिशन क्लियर होगा कि एडमिशन क्या होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। आई होप क्लियर है। अब चलते हैं, हमारा एक सेक्शन है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दिया है, वो है सेक्शन 31। अभी सेक्शन 31 है वो किसके बारे में है, एडमिशन के बारे में है। क्या कहता है, कैसे होगा, तो देखिए एडमिशन किस तरीके से हो सकता है। इफ़ इट इज़ मैंशनड इन अ डीड, या तो डीड में मैंशन होना चाहिए, मतलब पहले से जो हमारी डीड चलती आ रही है पार्टनरशिप डीड की, उससे पहले से मेंशन किया हुआ था हमने, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक नया पार्टनर को भी एडमिट करेंगे, या फिर नया पार्टनर भी एडमिट हो सकता है, या तो एक मान सकते, तो वही हो गया। दूसरा है इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर द एडमिशन। क्या दैट कि सारे के सारे पार्टनर्स अगर एग्री होंगे, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है ऑल। इट मीन्स कि किसी मेजॉरिटी रूल नहीं चलेगा यहाँ पे कि मतलब 10 पार्टनर हैं और 6 ने बोल दिया हाँ इसको बुला लो, एडमिशन कर लो इसका, और तो 6 की बात मानी जाएगी, नहीं। सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए।
कंसेंट होना ज़रूरी है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 कहता है, सेक्शन को याद करना है आपको जरूर, है ना। सेक्शन 31 कहता है कि, अब क्या कहता है कि जो भी पार्टनर्स, क्या कि जो भी पार्टनर्स जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो हमारे क्या होंगे, एंटर होंगे, उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी पार्टनर नया आएगा वो किस तरीके से दो प्रोविज़न के थ्रू आ सकता है। पहला प्रोविज़न, या तो आपने पार्टनरशिप डीड में पहले से डिसाइड कर रखा हो कि यहाँ एक नया पार्टनर आएगा, फिर चाहे किसी कंसेंट हो नहीं हो उससे मतलब नहीं, लेकिन पार्टनर तो आएगा, राइट। नेक्स्ट है कि अगर सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हैं, हाँ हम इस बंदे को अपना पार्टनर बना सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है हमारा सेक्शन 31 कंटेंट, जिसमें इंडियन पार्टनरशिप 1932 का सेक्शन 31 कहता है कि पार्टनर किस तरीके से आ सकते हैं। तो हमने दो तरीके बता दिया आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद आता है व्हाट न्यू पार्टनर गेट्स। जब एक नया पार्टनर एक फर्म में एंटर होता है, क्या जब एक नया पार्टनर एक फर्म में एंटर होता है तो उसे क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है। तो देखिए, पहला है द राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। जो फ्यूचर प्रॉफिट है मींस जो फर्म अब जब रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद जब फर्म स्टार्ट हो रही है तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेगा। सेकेंड, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और जो फर्म की एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स हैं उन सब पे उसका बराबर का अधिकार है, राइट। तो दीज आर द टू थिंग्स व्हाट द न्यू पार्टनर गेट्स, जो एक नए पार्टनर को मिलेंगी, राइट। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद एडजस्टमेंट वाइल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर एडमिट होता है, ये तो था पार्टनर के बारे में कि पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, लेकिन अब फर्म क्या क्या करेगी, फर्म क्या क्या करेगी, मतलब कौन कौन से एडजस्टमेंट फर्म को करने हैं जब एक पार्टनर आएगा। तो देखिए, पहला चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको सबको पता है ना, जनरली हम लोग क्वेश्चन जो एडमिशन क्वेश्चन है वो शुरू ही ऐसे होता है, P&Q आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit the ratio 1:1, but when R enters in the firm the new sharing ratio will be 2:3:1. so that is what, क्या कि जब नया पार्टनर आया तो प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हुआ, चेंज हुआ, करना पड़ा ना चेंज। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली कैलकुलेशन करना पड़ता है किसका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। तो एक्चुअली ये तो बहुत सिंपल सा है, मैं आपको एक बार जो लाइव सेशन है उसमें बता दूंगा, और अदरवाइज मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देख लो तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वैसे तो आपको पता है कि गुडविल हम निकालते हैं एवरेज मैथड से, वेटेज मैथड से, फिर सुपर प्रॉफिट मैथड से, कैपिटलाइजेशन मैथड से। तो दीज आर द मैथड्स, बट यहाँ पे कह रहा है कि हमें गुडविल को वैल्यूट करना पड़ेगा। मतलब जब एक नया पार्टनर आएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी गुडविल फाइंड आउट करेंगे। फर्म भी गुडविल फाइंड आउट करने को मिलेगा, या फिर जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर आया होगा तो क्या होगा, उसका एडजस्टमेंट भी हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास से करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रेवोल्यूशन। आपको पता है ना कि जब एक नया पार्टनर आता है तो पुराना जो जितना भी नया जो पुरानी फर्म है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन में हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूट करते हैं। तो उसमें अगर हमें एसेट्स में रिवैल्यूएशन के टाइम पे अगर हमें लॉस हो रहा है या फिर हमें प्रॉफिट हो रहा है एट दैट टाइम, कि वो भी क्या होगा, एडजस्ट होगा, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जैसे आपने देखा है WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है, जनरल रिजर्व है। तो ये सब क्या है, ये लोग भी क्या, ये सब क्या होंगे, एडजस्ट होंगे। या फिर P&L का जो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है रखा होता है ना, ये सब क्या होंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे जब क्या होगा, एक नया पार्टनर एडमिट होगा एट दैट टाइम। ओके, नाउ अब देखो, ये तो हो गया हमारा सिंपल सा पार्ट। अब है हमारे पास दो पार्ट और। जब एक नया पार्टनर आता है तो क्या होगा, देखो अगर मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, हम दो पार्टनर्स हैं जो 1:1 के रेशियो में क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, मतलब इक्वली शेयर करते हैं। लेकिन एक नया पार्टनर आ गया तो क्या करना पड़ेगा, कुछ अपने हिस्से में से कुछ मैं दूंगा, अपने हिस्से में से कुछ वो देगा, और मिलाकर एक उसको देंगे नए वाले पार्टनर को। दैट मीन्स हमने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कैसे निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू करके। मतलब ओल्ड रेशियो तो आपको दे ही रखा होगा, न्यू रेशियो आप निकालोगे, और जो ओल्ड आएगा और न्यू आएगा उसको जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। तो फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके ऑपोजिट में एक और भी है हमारे पास, गेनिंग रेशियो।
कि जब कोई पार्टनर गेन करेगा, किसी पार्टनर के आने पर जब कोई पार्टनर गेन कर रहा है, जनरली वैसे नहीं करता, क्योंकि जनरली जब रिटायरमेंट होता है तब हम लोग, जब नया पार्टनर जो पुराने पार्टनर है वो गेन करते हैं, लेकिन गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। ये आपको पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, न्यू रेशियो आपको जो निकालना होगा वो, और ओल्ड रेशियो जो आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा। इन दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, गेनिंग रेशियो आएगा, राइट। और अगर जरूरी भी नहीं है कि आप इस वाले फॉर्मूले को याद करो, अगर आप इस फॉर्मूले को लगा रहे हो और माइनस में आंसर आ रहा है तो क्या है, वो गेनिंग है, राइट। प्लस में आ रहा है तो क्या है, सेक्रीफाइसिंग है, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरी वीडियो का, जनरल एंट्री। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक जनरल एंट्री पास करके देगा वो आपको, और आपको बताएगा कि इस सिचुएशन में कौन सी जनरल एंट्री फिक्स बैठती है, फिट बैठती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जनरल एंट्रीज पता होनी चाहिए, जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने जनरली गुडविल वाला जो पार्ट है वो पूरा ले लिया कि जनरल एंट्री इसके बारे में टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, जब एक नया पार्टनर आया तो कैपिटल लेके आएगा ना, जब एक नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेके आएगा। तो देखो, जब एक नया पार्टनर आएगा और कैपिटल लेके आएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर अकाउंट। न्यू पार्टनर का नाम मान लो पी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीज अकाउंट, राइट। आगे, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब एक नया पार्टनर आएगा तो गुडविल भी लेके आएगा, है ना। तो गुडविल लेकर आएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या, जब एक पार्टनर एंटर कर रहा है हमारे फर्म में, एग्जिस्टिंग फर्म में, तो जब वो कैपिटल लेकर आएगा तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स अकाउंट। और जब वो गुडविल भी लेकर आएगा तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ प्रीमियम, अभी एक्चुअली क्या है, जब ये बैंक बंदा जो है प्रीमियम लेकर आएगा तो वो प्रीमियम क्या होगा, बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स उनमें बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, पी क्यू आर मान लो, तो क्यू और आर एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, तो हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्यूज अकाउंट एंड टू आर्स अकाउंट, राइट। तो किस में बटेगा, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नया पार्टनर तो आया लेकिन अपनी गुडविल को कैश में लेके नहीं आ पाया, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। किसके नाम से, टू न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट कर किसके नाम पे करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर आता है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल, जब ओल्ड पार्टनर्स हैं क्या कर रहे हैं, गुडविल को विदड्रॉ कर रहे हैं। जब गुडविल को विदड्रॉ करते हैं पुराने पार्टनर्स, तो एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है, गेन या लॉस, मतलब आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हो ना, क्या, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो आप क्या बनाते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, जिसमें आप करते हो एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करते हो। तो वो बोल रहे हैं कि ये बताओ कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो उसमें या तो लॉस निकलेगा या फिर प्रॉफिट निकलेगा। अगर प्रॉफिट निकलता है मतलब गेन निकलता है तो आप क्या करने वाले हो, लॉस निकलता है तो आप क्या करने वाले हो, दैट इज व्हाट, इन वेरी सिंपल वे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये आपको याद रखना है, क्या, कि जो ओल्ड पार्टनर है उसके ओल्ड रेशियो में बटेगा, क्या बटेगा, गेन या फिर लॉस। अब सर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत सिंपल सी बात है कि आपने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या, जितनी भी एसेट्स हैं, क्या, जितनी भी एसेट्स हैं और उन एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो हम लोग उसको टू साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, टू साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो हम उसे किस में रिकॉर्ड करेंगे, टू साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और कोई अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है तो भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, टू साइड में। इसी हिसाब से हम यहाँ पर आएंगे बाई साइड में, तो हमारे पास बाई में हम क्या करेंगे रिकॉर्ड, अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो बाई साइड में आएगी, लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो बाई साइड में आएगी, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो बाई साइड में आएगी। इसको एक फॉर्मेट के थ्रू मैं बताता हूँ किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा।
particulars amount तो मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट है, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो यहाँ लिख दोगे टू एसेट अकाउंट। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक एरो लगा दिया जो शो कर रहा है कि एसेट की वैल्यू घट रही है। सिमिलरली टू लाइबिलिटी अकाउंट, अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या लगाएंगे, इस साइड में, टू साइड में रिकॉर्ड करोगे। इसी तरीके से सिमिलरली कोई अनरिकॉर्डेड, अब क्या है हमारे पास लाइबिलिटी, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, टू साइड में रिकॉर्ड होगी। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साइड, सो बाय एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो इस साइड में रिकॉर्ड होगी बाय लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो इस साइड में, बाय साइड में आएगी। सिमिलरली बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई है तो वो भी कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, यहाँ पे बाय साइड में रिकॉर्ड होगी। सिमिलरली फिर आप क्या करोगे, इसका बैलेंस को क्या करोगे, मैच करोगे। फिर जहाँ पे कमी आएगी, सपोज करो कि आपने बैलेंस मैच किया और आपके पास जो कमी आई वो इस साइड में आई, तो यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जो भी आपको बनाना होगा उसमें, और पार्टनर के नाम XYZ क्या होगा, इस तरीके से आप क्या करोगे, बनाओगे। सिमिलरली अगर लॉस होगा तो आप इस साइड में करोगे। अब बेसिक पर्पस ये था कि सर क्या ये फॉर्मेट बनाने को आएगा, मैं बोलूँगा नहीं, फॉर्मेट बनाने को नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है ना। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर हमको को क्या करने को मिल जाए, अगर वो बोलता है कि नहीं यू हैव टू पास जनरल एंट्रीज ऑल्सो, तो जनरल एंट्री दे दी उसने पास करी। सपोज करो वो बोल रहा है कि एक स्टॉक है, स्टॉक रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो आप लिखोगे उसकी एंट्री, अगर यहाँ पे आएगा ना स्टॉक रिड्यूस हुआ, यहाँ पे लिखा है तो टू के नाम से आएगा, इसलिए हम एंट्री पास करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। समझ आया ना। और डिफरेंस अमाउंट डालते हैं, मतलब कितने से कम हुआ, जितने से कम हुआ बस वही वाला अमाउंट आप उसके अंदर लिख देंगे। तो एसेट्स कमी घटी तो यहाँ आ गई, मतलब यहाँ वाली जो भी चीज़ें होंगी वो सब आएंगी रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू कोई लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो वो, मतलब जो भी चीज़ यहाँ पर है वो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और वो चीज़ पर्टिकुलर क्रेडिट होगी। लेकिन अगर इस साइड में होता, मान लो परचेज दे रखा था, परचेज क्या हो गया, बढ़ गया, तो या परचेज बढ़ गया रहने दो, लैंड एंड बिल्डिंग था जो बढ़ गया, लैंड हमारा बढ़ गया, तो हम क्या एंट्री पास करोगे, आप करोगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको मैंने इसलिए करके दिखाया है क्योंकि ये जनरल एंट्रीज बहुत स्पेसिफिकली पूछ जा सकती हैं कि सपोज करो अगर लैंड का अमाउंट है, हमारे एसेट है वो बढ़ रही है, तो क्या जनरल एंट्री पास होगी, तो आप क्या करोगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब जो भी चीज़ यहाँ आएगी उसमें रिवैल्यूएशन 2 में आएगा और जो भी चीज़ यहाँ आएगी उसमें रिवैल्यूएशन बाय साइड में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आगे वाली आने वाली वीडियोज़ को आप देखते रहेंगे। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड like this video, comment also and subscribe my channel and share to your all friends. Thank you for today. Have a nice day.